ओके, सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने टोटल कॉस्ट पे बात की थी। टोटल कॉस्ट से हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे एंड उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लैंड का कॉस्ट ऐड करना है या नहीं करना है, या लैंड पे डेप्रिसिएट करना है या नहीं करना है। फिर वो जो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट में भी दो कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं है जिनकी लाइफ अलग अलग है, तो उनको अलग अलग करना है। प्लस डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे इट इज रेडी टू यूज। आप यूज करो मत करो उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन रेडी हो गया उस दिन से डेप्रिसिएशन चालू कर देना है, राइट। तो उस साल में जितने मंथ्स का आएगा वो हमने बात किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 16 और 18 आप लोगों को होमवर्क ट्राई करने का था, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। डिस्कशन से पहले एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। तो अगर हम इंक्लूजन्स की बात करें, इंक्लूजन्स की बात, तो क्या क्या आता है? वी ऑलवेज स्टार्ट विद परचेज प्राइस लेस टीडी, राइट। उसके बाद नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, राइट, ट्रांजिट इंश्योरेंस। उसके बाद मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो डायरेक्टली रहता है लेकिन इसमें एक्सक्लूड एबनॉर्मल, ये अपनी बात हुई थी, एक्सक्लूड एबनॉर्मल, राइट, ये अपनी बात हुई है। इसके अलावा हम टेस्टिंग जरूर ऐड करते हैं, टेस्टिंग के लिए जो भी कुछ लगेगा, लेकिन इसमें इनकम भी माइनस करेंगे। अगर टेस्टिंग के लिए हमने कुछ इनकम जनरेट किया है तो वो माइनस होगा, अगर नेगेटिव भी आया तो भी नेगेटिव लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डीकमीशनिंग। अभी डीकमीशनिंग के आज क्वेश्चंस करने हैं अपने को, ठीक है। डीकमीशनिंग मतलब इसको हम किस पे लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं। ये वो खर्चा है जो आपको फ्यूचर में लगने वाला है जब आपको रिस्टोर करके देना पड़ेगा एज इट इज ये कंडीशन में, राइट। तो वो खर्चा आप प्रेजेंट वैल्यू पे ले लेता है, राइट। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मैंने एक्सक्लूड बोला था, एक्सक्लूड क्या क्या एक्सक्लूड कर देना? जो भी आपका प्रमोशन रहेगा, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, इनॉग्रेशन, ये सब हट जाएगा। सीडी इंक्लूड नहीं करना है। अगर रिफंडेबल टैक्सेस है तो वो भी नहीं लेंगे अपन, राइट। इसके अलावा टेम्पररी इनकम जैसे कार पार्क वगैरह हो गया तो वो नहीं लेना है, राइट, वो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। आफ्टर दैट आपके जनरल ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे, ये कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्लियर पॉइंट सबको ये? तो इतना हमने देखा था। इसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट वाला हम चीज़ नहीं लेते हैं, राइट। लेकिन ये इंटरेस्ट किसके लिए रहना चाहिए? डिफर्ड पेमेंट के लिए। डिफर्ड मतलब लेट पेमेंट दे रहा हूँ इसलिए ब्याज लग रहा है, बेसिकली मैं टुकड़ों में दे रहा हूँ, राइट। तो वो टाइम पे इंटरेस्ट नहीं ऐड होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऐड हो सकता है कब? जब वो इंड AS 23 में, दैट इज बोरिंग कॉस्ट में आएगा। अगर वो बोरिंग कॉस्ट में है, दैट इज if the asset is taking substantial period of time to construct, not to purchase but to construct। अगर मैं लोन ले रहा हूँ, लोन लेने के लिए ब्याज देना पड़ेगा, तो वो लोन किस चीज के ले रहे हैं? अगर परचेस के ले रहे हैं तो फिर ये बोरिंग कॉस्ट नहीं है। अगर कुछ बनाने के लिए ले रहे हो तो ही ये बोरिंग कॉस्ट है। और कब से कब तक? जिस दिन बनाना स्टार्ट हुआ तब तक जब दिन बनाना एंड हुआ, तो इतने पीरियड में ही बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो, नहीं तो नहीं, राइट। तो ये अपने इंटरेस्ट की बात हो गई थी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सब? चलो अब क्वेश्चन नंबर, और एक और पॉइंट था इसमें एक्सक्लूजन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट आप एक्सक्लूड करते हो, ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हो, राइट। ओके, तो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑन 1st January 21 एन एंटिटी परचेज एन इक्विपमेंट, द वर्ड इज परचेज, ओके, द वर्ड इज परचेज, परचेज एन इक्विपमेंट ऑफ 6 लाख इंक्लूडिंग 50,000 रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। कहने से 50,000 तो रिफंड हो रहा है, तो 50,000 अपना खर्चा नहीं है, राइट। तो अपना खर्चा कितना प्लीज बताइए? 5.5 लाख, 5,50,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, आ गया। द परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय रेजिंग अ लोन ऑफ 6,05,000। इन एडिशन द एंटिटी हैज टू पे 5,000 इन लोन रेजिंग फीस। प्लीज बताइए 6,05,000, सबसे पहले ये 6,05,000 का जो भी ब्याज रहेगा वो कैपिटलाइज करना है या नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये परचेज है, परचेज क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा। और फिर ये लोन अगर नहीं आ रहा है तो उसका खर्चा भी तो नहीं आएगा ना। फिर लोन रेज करने के लिए अगर खर्चा है तो ये भी उसके साथ सेटअप होगा, ये अपना अपना खर्चा नहीं है फिर, राइट। हाँ, अगर इसका ब्याज कैपिटलाइज होता तो फिर ये खर्चा भी कैपिटलाइज होता, राइट। ये अपन इंडिया 23 में सीखेंगे बोरिंग कॉस्ट में कि व्हाट अबाउट द लोन प्रोसेसिंग फीस, उसको कैपिटलाइज करना ही करना है। तो आंसर इज यस, करना है। अगर आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे तो ये कॉस्ट भी कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। द लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट इक्विपमेंट, तो बेसिकली लोन का जो बोरिंग कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं करना है। आगे, इन January 21 द कंपनी इंकर्ड कॉस्ट ऑफ 20,000 इन ट्रांसपोर्टिंग द इक्विपमेंट। क्या ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है? यस। तो 5.5 लाख में ट्रांसपोर्टेशन ऐड करेंगे 20,000 टू द एंटिटी साइड, एंड 1 लाख इन इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट। क्या 1 लाख भी ऐड होना चाहिए? यस, 1 लाख भी ऐड होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द इक्विपमेंट 10 years यूजफुल लाइफ, द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द इक्विपमेंट एंड रिस्टोर द बिल्डिंग हाउसिंग। क्या बता रही है? डीकमीशनिंग, दैट इज रिस्टोरेशन, राइट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग द इक्विपमेंट एंड रिस्टोरिंग इज 1 लाख। क्या प्रेजेंट वैल्यू ही चाहिए था हमें? यस। क्या ये 1 लाख भी आएगा? प्लीज बताइए अब तक क्या क्या आ चुका है? 5,50,000, 20, 1 लाख एंड दिस 1 लाख, राइट। आगे,
In January 2021, the entity's engineer incurred the following expenses in modifying the equipment so that it can produce the products manufactured by the entity. उसको modify करना पड़ा. आपको याद आ रहा है modifying का खर्चा भी ऐड होता है, राइट? तो यहाँ पे मटेरियल भी ऐड होगा, लेबर भी ऐड होगा एंड डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा. ये उसको इंक्लूड करने का, राइट? कहने से ये खर्चा करना जरूरी था उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए. जब तक प्रोडक्शन में नहीं आता है तब तक के सारे खर्चे उसको ऐड करेंगे. तो ये सारे खर्चे बिल्कुल ऐड होंगे मॉडिफाई करने के लिए. आगे, in January 2021, the entity's production staff were trained and how to operate the new item. उसको ट्रेनिंग दिया था मैंने. ट्रेनिंग के लिए खर्चा लगा. क्या ट्रेनिंग के लिए खर्चा ऐड करते हैं क्या? नहीं, ये खर्चा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेनिंग कॉस्ट बनेगा. इज द पॉइंट क्लियर? आगे, in February 2021, the entity's production team tested the equipment. टेस्टेड है, टेस्टिंग वाला आएगा क्या? टेस्टिंग वाला याद आ रहा है क्या? टेस्टिंग का खर्चा ऐड होता है. लेस इनडायरेक्ट इनकम याद आ रहा है क्या? टेस्टिंग का खर्चा ऐड होता है. टेस्टिंग द इक्विपमेंट एंड द इंजीनियरिंग टीम मेड फर्दर मॉडिफिकेशंस नेसेसरी टू गेट द इक्विपमेंट टू फंक्शन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट. द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड. क्या क्या था? मटेरियल नेट ऑफ 3000 रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप 21000. क्या हम भी नेट ऑफ करते थे? मतलब बेसिकली खर्चा हुआ 24000 जिसमें 3000 रिकवर हो गया तो वैसे ही माइनस करता था. उसने खुद नेट ऑफ करके दिया. मैंने कहा अच्छी बात है. तो हम कितना ऐड करेंगे? 21000. लेबर का 16000 ऐड करेंगे. यस, 37 ऐड करेंगे. आगे, द इक्विपमेंट वॉज रेडी ऑन 1 मार्च. 1 मार्च को ही रेडी हो चुका है. क्या 1 मार्च से डिप्रिसिएशन चालू कर देंगे अपन? जिस दिन रेडी होगा उस दिन से. आगे, however, because of low initial orders, the entity incurred a loss of 23000 on operating the equipment. ऑपरेटिंग लॉस ऐड करेंगे क्या? नहीं, वो आपका खर्चा है, वो पीएल में जाना चाहिए. Therefore, the equipment operated profitably. आगे, what is the cost of equipment of initial recognition? Also show the calculation or reason for underlying treatment. क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या नहीं ऐड होगा? रीजंस के साथ बता सकते हो क्या? बोरिंग को ये इंटरेस्ट क्यों नहीं ऐड किया? Because it is purchased, it is not a qualifying asset and therefore it is not qualifying asset and therefore loan raising also not qualified, right? आगे, उसके बाद आपने कौन सा खर्चा ऐड नहीं किया? कहने से ट्रेनिंग कॉस्ट. ट्रेनिंग कॉस्ट इज टू बी एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज नथिंग बट एक्सपेंस. वो पीएनएल डेबिट में जाना चाहिए. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये कहाँ जाएगा? पीएनएल डेबिट में जाएगा. उसके बाद आप मॉडिफिकेशन ऐड करोगे और उसका टेस्टिंग भी ऐड करोगे, राइट? ये सब ऐड करोगे, लेकिन ऑपरेटिंग लॉस पीएनएल डेबिट में जाएगा. इज द पॉइंट क्लियर? बोलो. देखो, अगर मैं ट्रेनिंग नहीं भी दूं तो ऐसा कोई लेबर आ सकता है जो ऑलरेडी ट्रेंड हो और वो यूज कर पाए. द मशीन इज रेडी. उनको मैं ट्रेनिंग दूं, क्यों ट्रेन कर रहा हूं? कि वो फास्ट करें, बट उससे उसका इंपैक्ट नहीं चेंज हो रहा है. वो रेडी थी क्या? पहले वो बताओ. रेडी थी तभी तो ट्रेनिंग दे रहे हो. मशीन तो रेडी हो गई है. मशीन को रेडी करने के लिए उनको खर्चा देना जरूरी नहीं था. ऐसे भी तो बोल सकते थे आप, तुम बाहर से सीख के आओ, मैं क्यों खर्चा करूं तुम पे? समझ में आ रहा है? वो खर्चा करना जरूरी नहीं था मशीन के लिए, राइट? तो ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट टू बी एडेड. लॉजिक क्लियर है? चलो बताओ, टोटल कितना हुआ फिर? 9,42,000. क्लियर है क्या पॉइंट सबको ये? यस, ओके, मूविंग है. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करें. फ्लाइविंग एयरवेज लिमिटेड इज a company which manufactures aircraft parts and engines and sells them to large multinational companies like Boeing and Airbus. On 1st April 21, the company began the construction. The word is construction. जैसे वर्ड कंस्ट्रक्शन आया मतलब अगर लोन आया तो उसका ब्याज ऐड करेंगे अपन, राइट? On a new production line in its aircraft parts manufacturing shed. Cost relating to the production line are as follows. क्या क्या दिया है? Cost of basic material list price है 12.5 million less 12% 20% TD. क्या उसने TD माइनस किया? सही किया. Yes. अगर आप देखोगे 10,000 and in 1000 लिखा है. ये इन 1000 से समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको 1 मिलियन दूं, मिलियन को 1000 में कैसे लिखेंगे? प्लीज बताइए. कहने से ये 3 0 हट जाएंगे तो आप क्या लिखोगे? 1000 इन 1000. समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं 1 मिलियन बोलूं तो आप 1000 की बात करोगे. 1 मिलियन इज 1000 क्योंकि ये रुपीज इन 1000 दिया है. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? और अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो 0 0 लगाते बैठना. तो मैं आपको सिर्फ तरीका दे रहा हूं कैसे याद करना है. 1 मिलियन अगर रुपीज इन 1000 है तो उसको 1000 लिखा जाएगा, ठीक है? तो प्लीज बताइए 2 मिलियन को क्या लिखा जाएगा? 2000. 3 मिलियन को 3 4 10 10,000. इज द पॉइंट क्लियर? ओके. तो उन्होंने वही लिखा है, देखो 12.5 मिलियन लिखा है. 12.5 का 20% करेंगे तो 10 मिलियन आएगा. 10 मिलियन को 10,000 लिखा है उन्होंने. समझ में आ रहा है क्या? ओके. तो 1 मिलियन इज 1000 बेसिकली हमारे लिए ये बात होगी. आगे, रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नॉट इंक्लूडेड इन द परचेस कॉस्ट. उसने ये परचेस कॉस्ट में नहीं किया है लेकिन ये रिकवरेबल है. नॉन रिफंडेबल रहता तो मैं जरूर ऐड करता. रिकवरेबल तो ऐड करने की जरूरत नहीं है. कहने से ये 10,000 ऐड होगा लेकिन ये 1000 ऐड नहीं होगा. अच्छा, व्हाट अबाउट इसके अंदर ये 1000 एडेड रहता तो माइनस कर देते हैं. अभी वो बोल रहे इसके अंदर नहीं है. हमने कहा ठीक है, तूने नहीं डाला तो मैं वैसे भी डालने वाला नहीं था उसके अंदर, राइट? आगे, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर 3 months अप टू 30 जून. उसने बोला 1200 रुपये हमने जोड़े हैं 3 महीने के.
ठीक है, 3 महीने हम देखते हैं आगे क्या बात होती है। आगे अदर ओवरहेड्स डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, कहने से ये और ये दोनों ऐड होना चाहिए। यस, पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा सब ऐड होगा। एंड एक्सपेक्टेड डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, हम मान के चलेंगे ये प्रेजेंट वैल्यू है, राइट, ये सब ऐड होगा, मतलब ये सब ऐड होगा, सिर्फ 1000 ऐड नहीं हुआ। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द कंस्ट्रक्शन स्टाफ वाज एंगेज इन द प्रोडक्शन लाइन। जस्ट 1 मिनट, ज्योति आप उसको म्यूट पे रखोगे बेटा, वो बैकग्राउंड में बहुत साउंड है, जब भी आप आंसर करोगे उसको अनम्यूट कर देना। ओके, थैंक यू। द कंस्ट्रक्शन स्टाफ वाज एंगेज इन द प्रोडक्शन लाइन विच टुक 2 months टू मेक रेडी फॉर यूज। अब वो क्या बोल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन स्टाफ है, दिख रहा है क्या कंस्ट्रक्शन स्टाफ कितना यूज किया, 2 months। तो कहने से आपने यहाँ 3 महीने बोला, तो मैं 3 महीने तो नहीं लूंगा, मैं कितना लूंगा, 2 महीने। बता सकते हो 2 महीने का कितना होगा, 800, तो ये 800 ही लेना चाहिए, समझ में आ रहा है। आगे द अदर ओवरहेड्स वर इंकर्ड इन द 2 months पीरियड, अदर ओवरहेड्स 2 months की बात कर रहा है, तो इसको वापस से 2/3 नहीं करेंगे। आगे दे इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ 3 लाख कॉज्ड बाय मेजर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैंने कहा एबनॉर्मल है, माइनस करो इसमें से, तो कहने से 300 माइनस करेंगे, 300 माइनस करेंगे, समझ में आया 300 क्यों कर रहा हूं मैं, 300 समझ में आया क्या, क्योंकि वहां पे 3 लाख है, राइट। ओके, आगे द प्रोडक्शन लाइन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years. At the end of that time, Flywing Airways Limited is legally required to dismantle the plant in a specified manner and restore its location to an acceptable standard. The amount of 2 million mentioned above is the amount that is expected to be incurred at the end of the useful life. अब वो बोल रहा है ये 2 जो मिलियन था ना ऊपर, 2000 मिलियन 2000 था, राइट, ये अभी का कॉस्ट नहीं है, ये फ्यूचर का कॉस्ट है, कहने से उसको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो उसने आगे दिया है द अप्रोप्रिएट रेट टू यूज इन एनी डिस्काउंटिंग कैलकुलेशन इज 5% एंड डिस्काउंट रेट कितना दिया है 0.68। तो प्लीज बताइए अब इसका कॉस्ट कितना लोगे, कितना लेंगे 1360। क्या ये पॉइंट क्लियर है। आगे 4 years after being brought into use, the production line will require a major overhaul to ensure that it generates economic benefits for the second half of its useful life. The estimated cost of the overhaul at the current prices is 3 million. अब ये 3 million का क्या करेंगे प्लीज बताइए, ये 3 million का क्या करेंगे, उसने क्लियर बोल दिया है ये करंट प्राइसेस पे, आज के प्राइस पे, क्या आज के प्राइस पे ऐड करना चाहिए, द आंसर इज यस। क्यों, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ये मेजर पार्ट करोगे, मेजर पार्ट, तो क्या ये मेजर पार्ट आपका खर्चा ही है, द आंसर इज यस। क्या ये खर्चा करना जरूरी है आगे की लाइफ यूज करने के लिए, यस। अगर ये खर्चा करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, तो ये एसेट का कॉस्ट है, राइट। क्या ये करंट वैल्यू पे ही है, अगर करंट वैल्यू पे नहीं रहता तो मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आता उसको, लेकिन अभी उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू पे दिया है ऑलरेडी, राइट, तो हम 3 लाख भी ऐड करेंगे। तो आप अभी मिलियन दिए, कितना ऐड करोगे 3000। आगे द कंपनी कंप्यूट्स इट्स डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द मंथली बेसिस, नो इम्पेयरमेंट ऑफ द प्लांट हैड बीन अकर्ड बाय 31 March 2022, एनालाइज द अकाउंटिंग इंप्लीकेशंस ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन लाइन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एंड पीएनएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2022। प्लीज बताइए रेडी कब हो गया, रेडी कब हुआ, अच्छे से देखो, और स्टार्ट कब किया था उसने, अप्रैल, मतलब कहने से 2 महीने में रेडी हो चुका है। प्लीज बताइए क्या क्या कॉस्ट ऐड हुआ इसके अंदर। आई स्टार्ट विद 10,000 रुपीज इन 1000 लिख देंगे, राइट। ओके, आगे एम्प्लॉयमेंट का आपने 800 लिया, 800 क्यों लिया, क्योंकि 1200 3 महीने के लिए था, हमने 2/3 कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 600 लिया, क्यों 600 लिया, क्योंकि 900 में से 300 तो एबनॉर्मल था, राइट। आगे उसके बाद 500 पूरा लिया, और वो 2000 का हमने कितना लिया 1360। इसके अलावा हमने एक और चीज लिया ओवरऑलिंग 3 मिलियन, मतलब 3000, कितना हो गया टोटल 16,260, राइट। क्या इसका डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने मंथ्स का लगेगा, इट वॉज रेडी ऑन 31 मई, 10 महीने का, तो इसका 10 महीने का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, लाइफ कितना बोला है उसने 8 साल, तो डिवाइड बाई 8 इंटू 10/12, 16,260 डिवाइड बाई 8 इंटू 10/12, 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। प्लीज बताइए कितना आ रहा है 1693.75 एंड कैरिंग अमाउंट 56.24, clear point, yes, is the point clear, yes Jyoti, हाँ
नहीं, मटेरियल और लेबर को तो हम वैसे भी ऐड करते हैं ना बेटा हमेशा। हाँ हाँ, ये वाला हम्म, नहीं बिल्कुल करेंगे बेटा। सुनो सुनो, अभी ये दो चीज़ें अलग अलग है। पहले तो एक बात समझो, क्या मैं एक एसेट यूज करके दूसरा एसेट बना सकता हूँ? द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मेरी एक मशीनरी है, ठीक है, मेरी एक मशीनरी है एंड मशीनरी की मेरा कॉस्ट है, या फिर मेरा साल भर का डेप्रिसिएशन पर एनम इज 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज, राइट। क्या ये पीएल डेबिट में जाएगा? यस। तो ये पीएल डेबिट में चला गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 12 लाख रुपए यहाँ चला गया। अब इसका क्वेश्चन क्या है, अगर मैं ये एसेट दूसरे एसेट बनाने में काम कर रहा हूं, दूसरे एसेट, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये एसेट नहीं करता ये, तो कहने से मुझे ये काम किसी और से करवा के देना पड़ता, करवा के लेते तो उसको पैसा देना पड़ता। क्या वो कॉस्ट आपके कॉस्ट में आप ऐड करते हैं? यस। तो अब ऐसे मान के चलो कि मेरे पास है ही नहीं, ये मशीनरी है ही नहीं मेरे पास, ये 12 लाख तो डेप्रिसिएशन चला गया यहाँ पे, राइट। सोचो आपने यही काम किसी और से कराया होता और ये मशीनरी 2 महीने इस पे काम चला है, 2 महीने, तो 2 महीने का कॉस्ट कितना होगा? कहने से 2 लाख रुपए, राइट। अब एक सेकंड के सोचो, ये मशीनरी अपनी थी नहीं, ये वाली मशीनरी अपनी नहीं थी, ये आपने किसी और से कराया होता, तो क्या वो 2 लाख का शायद आपसे 2.5 लाख या 3 लाख चार्ज करता? तो वो 3 लाख आप इसको कॉस्ट को चार्ज ऐड करते या नहीं करते? आंसर इस बिल्कुल करते हैं। समझ में आ रहा है? जब तक इसको अक्वायर या जब तक इसको रेडी नहीं करते हम, तब तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आपने क्या किया, इसमें से 2 महीने आपने इसको लगा दिए कि 2 महीने पूरा इसका ही काम करवाया कि ये तो भी रेडी हो जाए कम से कम, राइट। तो अब मुझे बताइए, क्या ये 2 लाख रुपए इसको कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? आंसर इज यस, बिल्कुल ऐड होना चाहिए। अगर आप इससे नहीं कराते, बाहर से करते, बाहर से करते तो खर्चा देते ना उसको, आप तो कैपिटलाइज करने का मौका देता, तो इसका क्यों नहीं डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज करने दो, राइट। इससे ये 12 लाख रुपए यहां नहीं जाएगा ऐसा नहीं बोलेंगे, ये 12 लाख बिल्कुल जाएगा, क्लियर है। और इसका जो भी कॉस्ट आएगा ये डेप्रिसिएशन भी इसमें ऐड करेंगे हम, और फिर इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा उसको डेप्रिसिएट किया जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन ऐड बिल्कुल होगा। ज्योति पॉइंट क्लियर है बेटा? अभी बेटा देखो, मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक दिया, आप ऐसे मान के चलो कि आपका एसेट नहीं था, किसी और का एसेट था, तो आप क्या करते हैं? तो बिल्कुल ऐड करते हैं, राइट। तो इसलिए फिर वो भले ही डबल डेप्रिसिएशन हो, लेकिन आप उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलोगे, उसको कॉस्ट ऑफ एसेट बोलोगे, इसलिए आप डेप्रिसिएशन बोल के डबल डाल रहे हो, बट उतना चलता है, उतना अलाउड है। आप यही मान के चलो किसी और से लिया अपन ने, खुद का एसेट नहीं यूज किया अपन ने, ठीक है, ओके ओके। तो आइडियली अपने टोटल कॉस्ट वाले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी, ठीक है, टोटल कॉस्ट वाले सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन बीच में रह गया था, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17 है वो, और वो अगर आपको याद दिलाऊं तो इट इज नथिंग बट हायर परचेस, इट इज नथिंग बट हायर परचेस। हायर परचेस का टेबल याद है क्या किसी को भी? किसी को भी टेबल याद है क्या, कैसे बनाते थे आप? ओपनिंग क्लोजिंग आई जी आई, इट इज इंटरेस्ट ग्रॉस एंड इंस्टॉलमेंट, बस ये करना है अपने को, ठीक है, ये टेबल स्टार्ट करना है। तो जिसको याद नहीं भी आया होगा मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ अभी। तो मुझे एक सिंपल सी एक बात बताइए, अगर मैं आपके पास आऊं, अगर मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा कि मुझे एक एसेट परचेस करना है और वो एसेट है 10 लाख रुपए का, ठीक है, मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो आपने पूछा कितना है, मैंने कहा 4 लाख है, तो आपने बोला एक काम करो 4 लाख अभी दो, 4 लाख अगले साल देना और 4 लाख अगले साल देना। कितना पैसा लिया आपने टोटल? 12 लाख। प्लीज बताइए मेरे एसेट का कॉस्ट कितना? ऑब्वियसली मैं आज भी 10 लाख रुपए लूंगा, ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ये ब्याज है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऐड करते हैं क्या हम? नहीं ऐड करते हैं। इंटरेस्ट कब ऐड करना है? जब वो कंस्ट्रक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली दिस इज जस्ट बट डिफर्ड पेमेंट, डिफर कर रहा हूं, तो ये ब्याज है, ये ब्याज ऐड नहीं होता है। मेरा एसेट आज भी 10 लाख का है, समझ में आ रहा है? तो मैं एसेट को 10 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा और बाकी के ये जो दो लाख रुपए आपने ब्याज पे किया है उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कितना आएगा वो आपको चार्ज करना है। क्लियर? तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। ऑन 1st April 21 an item of property is offered for sale at 10 million with payment terms being 3 equal installments of 33,33,333। बेटा 10 मिलियन मतलब कहने से 1 करोड़, 1 करोड़ का पेमेंट की बात थी और उसने बोला कि एक काम करो तुम 3 टुकड़ों में दो,
ये एक करोड़ में डील हुआ ना, तुम 3 हिस्सों में देना पैसे, 33,33,333, 33,33,333 एंड 33,33,334। मैं आखिरी में 1 रुपया राउंड कर दूंगा, राइट, 334। पेमेंट्स आर मेड ऑन 1 अप्रैल, 31 मार्च 22 एंड 31 मार्च 23। कहने से एक पेमेंट तो मैं आपको ऑन द स्पॉट दे रहा हूं, एक पेमेंट मैं आपको 1 साल बाद दूंगा, दूसरा पेमेंट अगले साल दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने एसेट को 1 करोड़ में रिकॉर्ड करना चाहिए? थिंक ऑफ इट, सोचो और मुझे बताओ। अपना डील डन हुआ 1 करोड़ में, मैं आपको पैसे दे रहा हूं 33,33,333 अभी, इन शॉर्ट 1/3 अभी दे रहा हूं, 1/3 अगले साल दूंगा, 1/3 और अगले साल दूंगा। क्या मैंने एसेट को 1 करोड़ पे रिकॉर्ड करना चाहिए? लॉजिकली सोचो, नहीं। सीधी बात है, अगर आप मुझसे टुकड़ों में पैसे ले रहे हो तो उसके अंदर ब्याज है, उसके अंदर इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है क्या? आप मुझसे 1 करोड़ अभी लोगे तो 1 करोड़ का एसेट है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो मतलब उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट है, तो मुझे इस पे रिकॉर्ड नहीं करना है, मुझे आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। मेरा कॉस्ट कितना है वो बताओ, समझ में आ रहा है? सो उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया है? इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट एट 5.36% पर annum। व्हाट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर? 5.36। तो अब करना क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, देखो 33,33,333, क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज की वैल्यू आज 1 रुपया? यस। मुझे डिस्काउंटिंग करके दो 33,33,333, मुझे डिस्काउंटिंग करके दो 5.36 पे, DF एट द रेट 5.36%। तो कहने से 1 डिवाइड बाई 5.36 करेंगे, कितना आ रहा है? नहीं मेरा डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करके दो मुझे 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट, ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, ईयर 2 है, यहाँ खत्म हो जा रहा है, राइट। कहने से वो 33 तो मैंने आज ही पे किया, तो आज की वैल्यू इतनी 1 रुपी पूरा है, राइट। लेकिन 1 साल बाद तो आप क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय 5.36%, या फिर 1 डिवाइड बाय 1.0536, कितना आ रहा है? 9469, 947 करना है। 3 डिजिट पे राउंड, अगर आपको 4 करना है तो 4 भी कर सकते हो, 3 डिजिट पे राउंड थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। और लास्ट में मैं अमाउंट ले रहा हूँ 33,33,334। तो एक और बार डिवाइड करेंगे, एक और बार इक्वल दबाएंगे, कितना आ रहा है? एक मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 डिवाइड बाय 1.0536। एक बार इक्वल टू दबा रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, एक और बार इक्वल टू दबाओ, आंसर कितना आ रहा है? 90 एग्जैक्ट आ रहा है 0.9, ठीक है 0.990 कर देते हैं, ठीक है। तो कैन यू प्लीज टेल मी द प्रेजेंट वैल्यू? 949 आ रहा है, ओके। कैन यू प्लीज मल्टीप्लाई द प्रेजेंट वैल्यू? तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 33,33,333 है, ओके। नेक्स्ट 3163,333 एंड नेक्स्ट कितना आ रहा है? .30 आ रहा है क्या? ओके, कैन यू प्लीज एड अप? 94, बहुत ऑड नहीं आ रहा है, 4 डिजिट लेके देखो कितना आ रहा है? 949 आ रहा था पहले। ओके, कैन यू प्लीज मल्टीप्लाई नाउ? 667, ठीक है। एंड आगे से 3 और 7 राउंड फिगर आ गया तो मुझे थोड़ा तसल्ली हो रही है अभी। 300, अब कितना आ रहा है टोटल? 94, तो कहीं ना कहीं राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसके पहले 30 लाख बराबर आया था ना आपका? बेटा हम जो 4 डिजिट पे कर रहे थे ना, दैट वाज एक्यूरेट आंसर। मैं थोड़ा सा ईज करने के लिए इसको राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उसको राउंड ऑफ नहीं करोगे तो भी चलेगा, वैसे भी कैलकुलेटर्स हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्लीज दीजिए आंसर कितना आ रहा है? ये एग्जैक्ट 95 आ रहा है, फिर करो एक बार।
94 97 ऐसा आ रहा है। बस मैंने राउंडिंग ऑफ करने की कोशिश की, ठीक है। और अगर थोड़ा और राउंडिंग ऑफ करना है, सपोज अगर थोड़ा बचना है पॉइंट से, तो दो डिजिट पे राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। करना है 2 डिजिट पे, थोड़ा और राउंड फिगर आ जाएगा, फिर थोड़ा ईज और मिल जाएगा। तो 949 को 95 लिख दें, करके तो मल्टीप्लाई 667 और ये 30 लाख, राइट। अब कितना आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहा है। चलो ये तो एकदम एकदम बराबर बैठ गया अभी। तो मैंने क्या किया, राउंडिंग अप टू 2 डिजिट कर दिया। अगर आप 4 पे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंडिंग अप टू 2 डिजिट। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? चलो, तो अब मुझे बताओ मेरे एसेट का कॉस्ट कितना है? 95। मतलब देखा जाए तो आज की वैल्यू में 95 देना चाहिए था मैंने, लेकिन क्योंकि मैं धीरे धीरे पेमेंट दे रहा हूं तो मुझे 1 करोड़ देना पड़ रहा है। कहने से बाकी का 5 लाख रुपए ब्याज है। बाकी का 5 लाख क्या है? ब्याज। अब वो ब्याज कौन से ईयर का कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन वो टेबल बनाएंगे, हायर परचेज वाला, राइट। तो अगर हायर परचेज थोड़ा बहुत याद है आपको, तो यहां पे अपन ईयर लिखते थे ओपनिंग, लास्ट आइटम रहता था क्लोजिंग, और बीच में लिखते थे हम आई जी आई। आई वॉज इंटरेस्ट, जी वॉज ग्रॉस, एंड आई वॉज इंस्टॉलमेंट। क्या ही पॉइंट क्लियर है, राइट। तो ईयर 0, ईयर 1 एंड ईयर 2। आपको याद है हमेशा हम जो स्टार्ट करते थे वो हमेशा कैश प्राइस से स्टार्ट करते थे। तो हायर परचेस का मैं आपको एक चीज आपको याद दिला दूं, वी ऑलवेज स्टार्ट द टेबल विथ कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना था? 95 लाख, राइट। फर्स्ट ईयर में डीपी के टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, और लास्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट, आपका अकाउंट 0 हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये 3 चीजों पे हमेशा हाईलाइट करता था, स्टार्ट विथ, डीपी के टाइम पे कोई ब्याज नहीं, और लास्ट में क्योंकि मेरा पेमेंट पूरा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचेगा नहीं। तो ये 3 चीजों पे फोकस करना है, राइट। तो व्हाट इज ग्रॉस? 95 लाख। उसमें से मैंने कितना पे किया पहली बार? 33,333 व्हाट इज द पेंडिंग अमाउंट? सो बेसिकली इंटरेस्ट इज ऑलवेज at the rate 5.36% on opening. Gross is opening plus interest, and closing is gross minus installment, right? Okay, let's start. 61 66 667, ये ओपनिंग बन जाएगा 61 66 667। अब इस पे 5.36% ब्याज लगेगा, 6490, नहीं नहीं, पहले 5.36% बोलो, 330 533। अब दोनों को ऐड करो, 97 200। उसके बाद पेमेंट कितना किया अपन ने? 33 33 333, राइट। माइनस करो 63 867। तो ओपनिंग आएगा 31 63 867। ऑल तो मैंने 5.36 निकालना चाहिए, मैं निकालूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आउटर कॉलम यहां पे 0 चाहिए, तो इसको भी 33 33 334 रहना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। कितना? 169,467। अरे समझ, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू मेक द टेबल, राइट। क्लियर पॉइंट। सो बेसिकली दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ हायर परचेज ओनली। इसमें सिर्फ ये था कि आप एसेट का कॉस्ट कितने पे रिकॉर्ड करोगे। आप एसेट को रिकॉर्ड करोगे 95 लाख रुपीस पे। इज द पॉइंट क्लियर? हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो सकता था जब हम 4 डिजिट लेंगे। मैंने 2 डिजिट पे राउंड करके राउंडिंग ऑफ कर लिया, 95 लाख एग्जैक्ट आ गया, तो फिर ज़्यादा ईजी हो गया, राइट। हाँ, अगर कुछ नहीं रहता तो यू वुड हैव चूज एनीथिंग, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कुछ भी राउंडिंग कर सकते हो। और अगर आप 4 डिजिट भी लोगे, आपका आंसर ऑब्वियसली सजेस्टेड से थोड़ा वेरी करेगा, राइट, थोड़ा वेरी करेगा, बट दैट इज ओके, चलता है उतना। क्योंकि आप उल्टा जितना ज्यादा राउंडिंग करोगे, जितना ज्यादा पे उतना आप एग्जैक्ट रहोगे। पॉइंट समझ में आया? यस, प्लीज ये कॉपी कर लीजिए। अच्छा, कंसेप्ट समझ में आया क्या था ये? इंटरेस्ट का कॉस्ट निकालने के लिए हर साल इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। अभी जर्नल करेंगे ना।
तो अगर 1 करोड़ का पेमेंट था लेकिन पेमेंट धीरे धीरे दे रहे हो, इसका मतलब उसके अंदर ब्याज तो है, तो आपको आज की वैल्यू भी लेके आना है। सो बेसिकली ये चीज़ से आपको समझ में आया कि चीज़ वो 95 की थी, फिर आपने उसको बोला ठीक है मैं पेमेंट धीरे धीरे दूंगा तुझे, तो उसने बोला ठीक है सर 3333 दो, 3 बार दो, तो आपको टोटल 1 करोड़ का पेमेंट लगा, मतलब 5 लाख का ब्याज आया। अब वो 5 लाख कौन से ईयर का ब्याज है, तो कहने से वो ओवर द पीरियड है, तो उसमें ओवर द पीरियड क्या कौन से ईयर का ब्याज है वो अपन ने ये टेबल में निकाला कि पहले साल तो ब्याज लगा नहीं, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मैं ब्याज की एंट्री करूंगा 3,30,000 की और सेकंड ईयर में 169 की। अब चेक करोगे टोटल ब्याज आपका बराबर 5 लाख रुपए आएगा। अरे समझ में, क्योंकि मेरा पीएल बोलेगा ना कि इंटरेस्ट कितना बताओ मुझे, तो पहले साल के पीएल के डेबिट में जाएगा 3,30,000 और दूसरे साल के पीएल के डेबिट में जाएगा 1,69,000 एज फाइनेंस कॉस्ट। अब ये टेबल की हेडिंग में दे सकते हो कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट या फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। Done? Okay. Now please tell me what should be the first journal entry. मैंने एसेट परचेस किया, एसेट कितने का है, 1 करोड़ का या 95 लाख रुपीज़ का, 95, लेकिन 95 से पेमेंट तो मैंने सिर्फ 33 दिया अभी ऑन द स्पॉट, कहने से बाकी का पैसा देना बाकी है, राइट, तो बाकी का देना बाकी है, कहने से वो क्रेडिटर बन जाएगा। अब क्रेडिटर बोलो, ट्रेड पेबल बोलो या अकाउंट्स पेबल बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो पहली एंट्री 1421 की परचेज ऑफ एसेट की, परचेज ऑफ एसेट की, एक नॉर्मल एसेट परचेज करने की एंट्री, तो एसेट को पीपीई बोल दूं अभी, पीपीई, राइट, 95 लाख्स, तो एसेट तो 95 का है, लेकिन पेमेंट कितना गया मेरे यहाँ से, सिर्फ 33,333 कहने से बाकी का पैसा देना बाकी है। बाकी कितना बाकी है प्लीज बताइए। 61, 66, 667 इतना देना बाकी है, कहने से आई कैन यूज द वर्ड क्रेडिटर, वेंडर, ट्रेड पेबल और अकाउंट्स पेबल, एनीथिंग, राइट, आई यूज द वर्ड ट्रेड पेबल्स, चलेगा ऐसे, ओके। आप क्रेडिटर भी यूज कर सकते हो, आप वेंडर भी यूज कर सकते हो, चलो ये पॉइंट क्लियर है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 31 मार्च 22 में क्या आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, एक किसको पे करोगे, वेंडर को, वेंडर को पे करोगे। अब सोचो आप एंट्री क्या रहेगी, जो पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा आपका, थिंक ऑफ इट, पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा जा रहा है, राइट, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज अप, आपने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया, तो कहने से आप पे करोगे 33,33,333। क्या इसके अंदर थोड़ा बहुत ब्याज भी है, यस, ब्याज कितना है वो बताओ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कहने से वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल चुका हूँ, 3,30,533, समझ में आया क्या ये, तो ये पहले साल का ब्याज है। बेसिकली जो मैं 33 पे कर रहा हूँ उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्याज भी है, वो ब्याज निकालना जरूरी था। 3,30,000 कितना है, 533, कहने से बाकी का पेमेंट जो है वो अकाउंट्स पेबल का पेमेंट है, ट्रेड पेबल्स का, बेसिकली क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूँ। आप इसको 2 एंट्री में भी कर सकते थे, मैंने 1 एंट्री में कवर कर दिया। बेसिकली दीज वर द हायर परचेज एंट्रीज, राइट, प्लीज बताइए कितना आ रहा है, 30,02,800। तो आपने जब उसको 33 लाख दिया तो उसने बोला सर प्रिंसिपल में 30 लाख आया, बाकी का ब्याज है, कहने से सेम एंट्री 31 मार्च 23 में भी होगी, अगेन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा, सेम एंट्री, पैसा गया आपके यहाँ से, इस बार पैसा कितना जा रहा है बेटा आपके यहाँ से, 33,33,334 बराबर, इसमें इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो आप, 169,467, और बाकी का कहने से आपने क्रेडिटर को दिया
ट्रेड पेबल कितना 3163,867। पॉइंट समझ में आया? कहने से अब मैंने पूरा पैसा दे दिया, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक बार चेक करो ट्रेड पेबल्स क्लोज हो रहा है क्या, क्रेडिट डेबिट डेबिट। अब इससे कोई लेना देना नहीं है ना मेरा, पॉइंट टू पॉइंट मैच होना चाहिए। अरे यस, सो बेसिकली अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया, अब मैं आपको जानता नहीं। इज द पॉइंट क्लियर? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। लॉजिक क्लियर है? समझ में आया क्या था? सो बेसिकली अगर आप टुकड़ों में पेमेंट दोगे तो वहां तो ब्याज आएगा ही आएगा, एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस आपको हर चैप्टर में करने पड़ेंगे। क्लियर है? ओके, सो दिस वाज वन बेसिक क्वेश्चन एंड दिस वाज नथिंग बट हायर परचेज ओनली। ठीक है, यस, लिखा सबने क्या? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है, फिर से प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है, और यस वो यही है। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। MS Limited has acquired a heavy machinery at a cost of ₹1 crore with no breakdown of the component parts। मतलब बेसिकली 1 करोड़ में अलग अलग पार्ट्स अगर थे तो मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। जैसे अगर आपको याद आ रहा होगा रूफ अलग था, बिल्डिंग अलग था, तो ठीक उसी तरह इसने नो ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट, इसमें कोई कंपोनेंट्स का अलग अलग कॉस्ट नहीं है। मैंने मशीनरी खरीदा या हाँ हैवी मशीनरी खरीदा 1 करोड़ की, अब इसके अंदर इंजन कितने का है, इसकी बॉडी कितने की, ऐसे अलग अलग नहीं है, 1 करोड़ की मशीनरी है, राइट। आगे द एस्टिमेट लाइफ इज 10 ईयर्स, एस्टिमेट लाइफ कितना है 10 साल। एट द एंड ऑफ 6th ईयर, मतलब कहने से 6 साल हो चुके हैं। प्लीज बताइए अगर आगे मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूं, हर साल का डिप्रेसिंग कितना रहेगा? 10 लाख। 1 करोड़ रुपए है, 10 साल की लाइफ है, हर साल का 10 लाख रुपए डिप्रिसिएशन, 6 साल का कितना होना चाहिए? 60 लाख। मतलब आज की वैल्यू कितनी है उसकी? 40 लाख। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? मतलब आज की वैल्यू अगर देखो तो वो 40 लाख है। एट द एंड ऑफ 6th ईयर, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स, द टर्बाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल। बेसिकली आप क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत रिपेयर चलता रहता है, लेकिन आपने बोला टर्बाइन को रिप्लेस कर दो। अब रिप्लेस करोगे तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो पुराना पार्ट रहता है उसको बाहर निकालना पड़ता है और जो नया पार्ट आता है उसको अंदर लेना पड़ता है। बेसिकली इसको हम प्रॉपर एएस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो पुराना पार्ट है उसको डी रिकॉग्नाइज करो और जो नया पार्ट है उसको वापस रिकॉग्नाइज करो, राइट। तो बेसिकली पुराने पार्ट को निकालेंगे। अब पुराने पार्ट को निकालूं कैसे, मेरे पास तो कॉस्ट ही नहीं उसका, था क्या आपके टर्बाइन का कॉस्ट? पहले आपने तो मशीन ही लाया था 1 करोड़ की, आपके था क्या मशीन टर्बाइन का कॉस्ट? नहीं। तो आप क्या करोगे, जो अभी की वैल्यू है ना उसके हिसाब से पहले की वैल्यू निकाल लोगे। तो आगे क्या दिया है, द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 years। और आगे का लाइफ उसने चेंज कर दिया। अब क्या बोला, सॉरी लाइफ चेंज नहीं किया, 6 साल हो गए थे और स्टार्टिंग में उसने 10 साल बोला था और आगे वो बराबर 4 साल चलेगी, राइट। तो आगे का डिप्रेशन चलता रहेगा जैसे चल रहा था। द कॉस्ट ऑफ द न्यू टर्बाइन इज 45 लाख। ये 45 लाख कब का कॉस्ट है, कहने से आज का कॉस्ट है, 6 साल बाद का। तो 6 साल पहले का कॉस्ट बता सकते हो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। द डिस्काउंट रेट इज अज्यूम टू बी 5%। क्या आपने को 6 साल पहले का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली हुआ ऐसे कि देखो क्या हुआ, 1 करोड़ का कॉस्ट था पहले, कहने से इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स थे, एक मेरी मशीनरी और एक टर्बाइन। वो टाइम पे टर्बाइन कितना था मालूम नहीं मुझे, वो टाइम पे नहीं पता, राइट। मैं हर साल उसको डेप्रिसिएट करता गया, कितना कितना 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 10 एंड 10, ऐसे मैं हर साल उसको डेप्रिसिएट करता गया। कितने साल किया? 6 साल। और 6 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40 लाख। आज की वैल्यू 40 लाख है। एंड देन आई रियलाइज कि इसके अंदर मेजर पार्ट एक टर्बाइन है, उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो मैंने आपको बोला पुराने टर्बाइन को बाहर निकालो और नए टर्बाइन को लेके आए। अब नए टर्बाइन को लेके आए 45 में, लेकिन पुराने की वैल्यू कितनी वो तो बताओ, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना एसेट से, उसको डी-रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये 1 करोड़ में टर्बाइन की वैल्यू थी? यस। आपको मालूम है क्या कितनी थी? नहीं। तो आपको निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे? ये 45 लाख की हेल्प से। क्या ये 45 आज की वैल्यू है? तो बोल रहे सर मैं तो आज परचेस कर रहा हूं, मेरे को तो ऐड करो आप। तो हमने बोला ठीक है ऐड कर दें कुछ, लेकिन पुराने वाले टर्बाइन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पुराना टर्बाइन कितने का, उसको उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? उसकी वैल्यू तो नहीं है मेरे पास। तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 45 को आज की वैल्यू पे लेके आओगे। अगर आज 45 मिल रहा है मतलब 6 साल बाद, तो 6 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी रही होगी? डिस्काउंटिंग फैक्टर 5%। तो 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 6, बताओ कितना आ रहा है? 33 ठीक है 969 33 57 969। मतलब कहने से एक्चुअल में ये 1 करोड़ में एक पार्ट नहीं था, 2 पार्ट्स थे, राइट। अब प्लीज ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। तो ये 1 करोड़ में
60 lakhs आपका डेप्रिसिएट हुआ था, राइट, और आपकी वैल्यू कितनी थी 40 लाख। कहने से ये 40 लाख में कुछ मशीनरी और कुछ टरबाइन का कॉस्ट है, तो कहने से टरबाइन भी आपने डेप्रिसिएट तो किया होगा ना, वो टाइम उसकी वैल्यू रही होगी 33,57,969 बराबर। तो बाकी का एसेट कितने का बचा प्लीज बताइए। 66,420,31 बराबर। मतलब कहने से दिस वाज टरबाइन एंड दिस वाज अदर मशीन, जो भी है मशीनरी का पार्ट बोलो, मशीनरी की बॉडी बोलो, जो भी हो, टरबाइन को रिप्लेस किया, राइट। क्योंकि मुझे जब मैंने खरीदा था तब मेरे पास ब्रेकडाउन नहीं था, तो मैंने क्या किया, आज की फेयर वैल्यू को बेस लेके ऊपर चला गया। मतलब टरबाइन की वो टाइम पे वैल्यू 33,57 रही होगी, राइट। क्या आपने उसको 6 साल डेप्रिसिएट किया होगा? यस। मतलब आज की जो 40 लाख रुपए है, कहने से वो 40 लाख रुपए इन दोनों का कॉस्ट है, तो इन दोनों को रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या मुझे 40 लाख को? 40 लाख इसको भी डिवाइड करके दो, 40 लाख इसको भी डिवाइड करके दो, in the ratio of 66,42,031 and 33,57,969. 13, 43, 187.6 तो 187 कर देता है, 813 कर देता है। टोटल मिला के 40 लाख लाना है मुझे, बराबर है क्या? इसका मतलब आप ये बोलोगे सर आज जो 40 लाख रुपए है ना आपके पास, उसमें मशीनरी की वैल्यू है 2656 और टरबाइन की वैल्यू है 1343। अब मैं आपको बोल रहा हूँ पुराने टरबाइन को बाहर करो, नए टरबाइन को लेके आओ, ऐसे बोल रहा हूँ ना, राइट। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पुराने टरबाइन को बाहर कर दो और नए टरबाइन को लेके आ जाओ, राइट। अब बोलोगे सर आपने ये रेशियो की बांटा, ये वाले रेशियो में, अगर आपकी आपकी इच्छा नहीं है सर, नहीं हमको नहीं बांटना है, तो फिर वो 10 साल का लेके 6 साल का डिफरेंस, इसको भी करो इसको भी करो, आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है? आप दोनों की लाइफ 10 ईयर्स पकड़ो और 6 साल का डेप्रिसिएट करो, आंसर यही आने वाला है। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा शॉर्टकट में, दोनों को सेम लगने वाला है ना, तो मैंने क्या किया, ये रेशियो बांट के खत्म कर दिया। अरे समझ में? सो बेसिकली दिस 40 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। लॉजिक क्लियर है? अब आपका न्यू एसेट जो रहेगा 6th ईयर में, मतलब बिगनिंग ऑफ 7th ईयर में, बिगनिंग ऑफ 7th ईयर, अब क्या करोगे 7th ईयर में? तो बेसिकली कहने से जो पुराना एसेट है जिसको हम बाहर कर रहे हैं उसको बाहर निकाल देंगे और जो नया एसेट है उसको अंदर ले लेंगे, राइट। तो क्या रहेगा, इट विल बी 40 लाख की आपकी वैल्यू थी, इसमें से पुराने एसेट की वैल्यू, आज की वैल्यू कितनी है पुराने वाले की, तो कहने से 13, 43, 187, और नए वाले की वैल्यू कितनी है 45 लाख। अरे समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डी रिकॉग्नाइज, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज। लॉजिक क्लियर है? तो पहले आप क्या करोगे, ये एक छोटा सा डायग्राम, मतलब डायग्राम वाइज बना दोगे, सो दैट आपको पहले समझे क्या किया आपने। क्या वो नीरज शॉन्ग बहुत दिनों बाद मिल रहे, तो बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। प्रेजेंट वैल्यू क्यों किया समझ में आया? आप अगर मुझे यहाँ पे बंटवारा दे देते तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने मुझे वैल्यू नहीं दिया, तो वो 45 के बेस लेके मैंने ऊपर ऊपर आया मैं, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको समझेगा व्हाई आर यू कमिंग अप, ठीक है। और एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टर्बाइन इज, सॉरी, द वैल्यू ऑफ टर्बाइन 6 years hence would be 33,57,969 डायरेक्ट। कैसे निकाला, ब्रैकेट में लिख दोगे आप 45 lakhs इंटू 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 6, सीधा सीधा, ठीक है। डन। आगे उसके बाद इसके दो पार्ट्स कर देंगे, ये टोटल है, अदर पार्ट एंड टर्बाइन, ये कॉस्ट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और ये डब्ल्यूडीवी है। रेशियो समझ में आया क्यों बांटा हमने? नहीं आएगा तो फिर वो 10-10 साल का बेस लेके डेप्रिशिएट करो, आंसर वही आएगा। तो ये इजी वे है रेशियो में बांट के।
एंड फाइनली बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर में जो पुराना है उसको बाहर निकाल दो, जो नया है उसको लेके आ जाओ। तो जो बाहर निकालते हैं उसको वर्ड यूज करते हैं डी रिकॉग्नाइज, और जो नया है उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज। तो व्हाट विल बी द वैल्यू प्लीज, कैन यू टेल मी? 56,813। और अब अगर मैं आपको पूछूं व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर 7th ईयर, व्हाट विल बी आंसर? नहीं, 4 साल चलेगा, उसने क्लियर बोला ना, द रिमेनिंग विल बी 4 ईयर्स। हाँ, मशीन ही 4 साल, उसके बाद क्या करोगे टरबाइन का? अरे समझ में, मशीन ही नहीं रहेगी तो टरबाइन क्या करेंगे? तो सीधा सीधा डिवाइड बाय 4 करो एंड दैट विल बी डेप्रिसिएशन फॉर 7th ईयर। लॉजिक क्लियर? आई गेस वो डेप्रिसिएशन पूछा नहीं उन्होंने, एक बार चेक कर लेते हैं। Whether the cost of new turbine can be recognized as an asset, and if yes, then apply the accounting treatment. The answer is yes, turbine is an asset and it should be recognized. And what will be the value? Recognize करेंगे 45 and after recognition the total value will be 71,56,813. Is the point clear? पक्का? Okay. Decommissioning याद है क्या? पक्का याद है? पूछूं कुछ? ये लिखा क्या सबने? ओके, डीकमीशनिंग की बात करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं मेरा कॉस्ट 15 लाख है, ठीक है, और लाइफ 6 साल है, 6 ईयर्स। 6 ईयर्स बाद मुझे उसको रिस्टोर करके देना पड़ेगा और रिस्टोरेशन की वैल्यू है 5 लाख। डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10%। बताइए कितना आ रहा है? नहीं, मुझे ये 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू बताओ। 282 200। ठीक है, अगर आपने वो पॉइंट अलग भी लिया तो अलग आएगा। कितना एग्जैक्ट? वो 1 डिवाइड बाय 1 ये किया कि आपने 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 6 बार। ओके, दिस इज द परफेक्ट आंसर, मतलब एकदम एक्यूरेट टू एक्यूरेट, इसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया। प्लीज बताइए व्हाट इज द फर्स्ट इनिशियल जर्नल एंट्री? टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ये एंट्री तो सबको लर्न हो गई है भाई। ठीक है, तो अमाउंट कितना रहेगा? 17,82,237। बैंक में कितना आएगा? 15 लाख। अब बैंक ऑब्लिक वेंडर भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि अगर उधार पे रहा होगा तो बाई चांस। एंड 282,237 बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब इसके बाद आप अनवाइंडिंग का टेबल बनाते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, कैसे करते हैं? ओपनिंग, इंटरेस्ट, क्लोजिंग बराबर। ओपनिंग कितना है? 282,237। इंटरेस्ट कितना? 10%, तो कितना आएगा? 282,224 एंड सो ऑन। मुझे सिर्फ इसकी एंट्री बता दो, इसकी एंट्री क्या करेंगे आप? इंटरेस्ट टू प्रोविजन, कहने से प्रोविजन बढ़ जाएगा आपका भी। यस, लेकिन आपको इसके अंदर मैंने एक और पॉइंट बताया था, जरूरी नहीं है हमेशा 10%। अगर आपका एसेट साल के बीच में रेडी हुआ होगा, यहाँ पे जैसे अगर मान लो 1/7 को रेडी हुआ है तो ये 9 मंथ्स है, तो मैं यहाँ पे पहले साल में 9 महीने का इंटरेस्ट लूंगा, तो फिर वो आखिरी साल में जो 6th ईयर रहेगा उसमें 3 महीने का लेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब जो भी आपका प्रोविजन आता है वो आता है, राइट। अब यहाँ पे रूल ऐसा है, क्या ये प्रोविजन अंदाजा था? क्या ये प्रोविजन अंदाजा था? 5 लाख लगेगा, हो सकता है मेरे अंदाजे चेंज हो जाए यहाँ, वो चेंज होगा तो क्या करना है उसकी बात करेंगे अभी अपन, राइट। सो बेसिकली 6 साल हुआ कहने से, अब एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसको कंटिन्यू करना है। ये एक 9 महीने नहीं था, ये पूरा साल भर था। इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? 282,224। ओके, कितना आ जाएगा क्लोजिंग? 2,310,461। तो ओपनिंग आएगा 310,461। आगे एंड 107, राइट। तो 341,507 into 10% will give me 341,507
51 ओके 37565 ओके आई स्टॉप ओवर हियर। 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल बाद आई रियलाइज्ड दैट जो मैंने सोचा था 5 लाख वो 8 लाख लगेगा या 7 लाख लगेगा। कहीं से प्रोविजन बनाना पड़ेगा अभी, राइट। अब यहाँ से आगे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे कैसे जाना है? प्रोविजन बढ़ेगा या प्रोविजन कम होगा? बढ़ेगा, तो वो कॉस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आइडियली आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। समझ में आ रहा है? सवाल है कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा आज की वैल्यू कितनी है, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा उतने से वापस बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कितना डिफरेंस आएगा, कैसे आएगा, वो क्वेश्चन में हम करते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कहने से कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर डेप्रिसिएशन भी तो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? तो डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा और यहाँ पे आपका टेबल भी चेंज होगा, टेबल भी चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज कैसे होगा ये अपन एक क्वेश्चन में करता है, ठीक है। मतलब पहले जो था वो चलते देना, वो चल रहा है। जब चेंज करने की बारी आई वहां रुक जाना, वहां से नया कैलकुलेशन वापस चालू करेंगे, राइट। अब क्यों ऐसा किया? क्योंकि 3 साल तो मुझे मालूम ही नहीं था ना क्या होने वाला है। 3 साल तो मैं ये सोच के बैठा था 5 लाख ही होगा। हो सकता है 3 साल बाद आपको रियलाइज हुआ कि अपन ने जो सोचा था वो गलत हो गया, तो अपन रीएस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज पॉसिबल। तो अगर रीएस्टिमेट करते हैं तो फिर आपका 4th ईयर से टेबल चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा विल बी एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। कम हो ज्यादा हो जो भी हो, कम हो तो पीपी को कम कर देंगे, ज्यादा हो तो पीपी का कॉस्ट बढ़ा देंगे, जो भी रहेगा। क्लियर पॉइंट? ओके, नेक्स्ट टाइम। 21 re-estimation in the amount of decommissioning liability. So H Limited purchased an item of PPE costing 100 million, which has a useful life of 10 years. तो कितना depreciation रहेगा? 10 million, right? आगे. The entity has a contractual decommissioning and site restoration obligation estimated at 5 million to be incurred at the end of 10 years. The current market-based discount is 8%. The company follows SLM method of depreciation. H Limited allows the cost model of accounting for PPE. तो उसने क्लियर बोल दिया आपका SLM मेथड है, डिस्काउंटिंग कितना है? 8%। ये 5 मिलियन आपको कब लगने वाला है? 10 साल बाद। डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी एंड decommissioning liability at each year when there is no change in the expected decommissioning expenses, expected timing of incurring the decommissioning expense and or the discount rate। कुछ भी बदलाव नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? कहने से ये तो सबसे सिंपल वाला केस है, राइट। प्लीज बताइए वो 5 मिलियन का आज की वैल्यू क्या रहेगा? तो आप क्या करोगे? 1 डिवाइड बाई 1.08 ऐसे पावर 10 पे करोगे, कितना आएगा? 231। अगर मैं मिलियन में करूँ तो यस, वो पॉइंट में कर देंगे 2.31, राइट। तो कहने से मैं एसेट को रिकॉर्ड करूंगा 102 मिलियन पे, 102 मिलियन पे, राइट। और वो याद है कि मिलियन को अपन 1000 में बना सकते हैं। अभी रुपीज इन 1000 बताया था उसने, तो रुपीज इन 1000 लिखा तो कैसे लिखेंगे? नहीं इसको पहले 100 मिलियन को लिख के बताओ। तो ये एक सुनो मेरी बात, ये 10 लाख है। क्या 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है? हाँ यहाँ ध्यान, क्या 1 मिलियन को 10 लाख कहा जाता है? अगर मैं रुपीज इन 1000 करूँ तो इसको 1000 कर दूँ, राइट। और 1000 कर दूँ और ये 100 है अभी, तो इसको 100,000 कर दूँ, मतलब कहने से 1 लाख कर दूंगा। अरे समझ, मतलब अगर रुपीज इन 1000 लिखना चाहो, रुपीज इन 1000 तो 3 जीरो हटा के आप इसको 1 लाख लिख सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट। और अगर मन नहीं करेगा तो फिर 0 पे खेलते रहना, कॉल आपका है। तो आइडियली मैं ये प्रेफर करूंगा 1 लाख, ठीक है। लाख रुपए समझ में आता है, वो और 3 जीरो बढ़ गए ना उसमें, तो फिर जीरो में पक्का गड़बड़ करोगे, राइट। ओके चलिए, तो हमारा प्रेजेंट तो कॉस्ट हो गया। क्या आप 10 साल का वो टेबल बना सकते हैं क्या? बनेगा टेबल 10 साल का? चलो बनाते हैं, क्वेश्चन करना है तो बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ decommissioning liability, इट विल बी 5 मिलियन बोला है ना उसने, तो कितना लिखूं 5 मिलियन को? 5000। बात हुई अपनी ऑलरेडी, राइट। 5000 डिवाइड बाय रुपीज इन 1000 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और नहीं मना अगर तो पूरा लिखो 50 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1.08 टू द पावर 10, कितना आ रहा
ठीक है, एंट्री बोलो एसिड की, पीपी पीपी टू बैंक ऑब्लिक वेंडर टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ठीक है, कितना कितना, वो 1 लाख आ रहा था, समझ में आएगा ये कितना आएगा, ये 1 लाख एंड 2315.967। अब आपको सिर्फ 10 साल का टेबल बनाना है, 10 साल बोला ना, 10 साल का टेबल बनाना पड़ेगा और डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% है। ठीक है, स्टार्ट करना टेबल। टेबल बहुत सिंपल सा है, इसको टेबल को नाम क्या देंगे हम, अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग। ठीक है, ऐसे रुपीज एंड थाउजेंड में प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो ओपनिंग इंटरेस्ट एट द रेट 8% एंड क्लोजिंग। स्टार्ट कहां से करें, 2315.967, 8% बताओ कितना आ रहा है, 3 डिजिट रहते हैं, 185.27। टू 2501.24, ये ईयर 1 है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 6, 7, 8, 9 and 10। यस, 2501.24, 200.1, 2701.34, 2701.34, 8%, 107, 2391.45, 233.40, 85, 3150.85, 0.068, 0.918, 3402.918, 3675.151, 294.012, 2 बोला ना, 163, 3969.163, 533, 706, 70, ये ना, 4286.7, 324. 4629.63, 4629.63, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख दूंगा, डिफरेंस निकाल के दो, 370.37। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लास्ट ईयर में हमने राउंडिंग ऑफ किया क्योंकि मुझे 5 पूरा चाहिए था। ठीक है, ये समझ मालूम है, थोड़ा सा लेंदी वर्क है, बट ठीक है, हमको टेबल बनाना आता ही है, 10 साल का टेबल था, राइट। ओके, तो पहला पॉइंट तो यही था कि टेबल बना के दो 10 साल का, अगर कोई चेंज नहीं होता है तो। हाँ, लेकिन इतना पूछेंगे नहीं वो। तो यहाँ पे बताया कैरिंग, अच्छा उसने ये भी बोला, डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी एंड डीकमीशन लाइबिलिटी ऑफ ईच ईयर। तो डीकमीशन लाइबिलिटी ईच ईयर तो मालूम पड़ेगा,
कैरिंग अमाउंट भी बोला है उसने, तो कैरिंग अमाउंट मतलब डेप्रिसिएट करना पड़ेगा ना। तो अपने एसेट का कॉस्ट कितना बताया 102। अगर आपके पास जगह है तो यहीं ऐड कर दो, ठीक है, मतलब ये टेबल अलग है, और अगर आपको दूसरा टेबल बनाना है तो दूसरा टेबल बना सकते हो, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, आप दूसरा टेबल बना सकते हो ईयर 1 2 3 4, राइट। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग वैल्यू। क्या हर साल सेम डेप्रिसिएशन होने वाला है 10 साल? यस, सेम होने वाला है। तो प्लीज बताइए स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है आपकी? 102,315.967, ठीक है। तो 10 साल का डेप्रिसिएशन एंड एक इक्वल डेप्रिसिएशन रहेगा यहाँ पे 102,315.5967, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस मतलब इसको हम कैरिंग अमाउंट बोलेंगे, राइट। द कैरिंग अमाउंट CA माइनस करते बोलते जाओ 1022 कुछ और भी मिस हो रहा है। ये 1,02,000 में से 10,000 माइनस हुए तो 92 कुछ बचता है यार, क्या कर रहे हो आप लोग? 0.37, क्या कर क्या रहे हो आप लोग? ओके, तो ये आंसर आ रहा है, और ये वाला फिगर हम बार बार कॉपी कर सकते हैं क्या अभी? ये तो आप लोग लिखो, मैं कॉपी कर लूंगा। हम्म, 10 साल हो गए मेरे। डन। ओके, मुझे ना, क्योंकि ये 4th ईयर में चेंज कर रहा है, मुझे 4 साल तक ये डेटा पूरा बता दो, 4 साल तक। 831 852 773, तो 81,852.773, हाँ फिर से बताओ पॉइंट के बाद 1766, तो 71,621.1766, 5799। ओके, आई स्टॉप हियर, मेरे को बाकी आप आगे पूरा कंप्लीट कर सकते हो, राइट। आगे सेकंड पॉइंट पे ध्यान देते हैं, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। एट द एंड ऑफ ईयर 4, एंड ऑफ ईयर 4 मतलब 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, अब 5वें साल की बात कर रहे हैं। एंड ऑफ ईयर 4 द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट द एस्टिमेटेड कैश फ्लो on account of decommissioning and site restoration to be incurred at the end of useful life of the asset will be 8 million in place of 5 million estimated in the past। आपने जो सोचा था 5 मिलियन वो हमसे गड़बड़ हो गई, और हमको अब लग रहा है 4 साल बाद हमको लग रहा है कि वो 8 मिलियन होगा।
राइट। प्लीज बताइए ये 8 मिलियन कब होगा? आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो? कहने से हम अभी यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और ये 8 कब होगा? ईयर 10 में 8, राइट। क्या मैं उसको आज की वैल्यू पे लेके आ सकता हूँ? बताइए आज की वैल्यू कितनी है फिर? 8 मिलियन की वैल्यू मुझे 6 साल चाहिए, राइट। 6 साल समझ में आया कि क्यों 6 साल कर रहे हो? 4 साल हो चुके हैं, राइट। 4 साल हो चुके हैं। 8 मिलियन को कितना पकड़ रहे हो आप? 8000, राइट, 8000। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां पे आना है, कहने से 6 साल ऊपर आना है, क्योंकि आज की वैल्यू बात कर रहे हैं ना हम। 4 साल बाद में बोल रहा हूं, अब 4 साल हो गए, अब 6 साल बाद मुझे 8 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है वो बताओ मुझे। 5041.357, कहने से अब 4 साल बाद प्रोविजन बता रहे हो 3150 है, जबकि यहां पे मेरा प्रोविजन कितना हो जाना चाहिए था? 5041। क्या प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ेगा? यस। कितना बढ़ाना पड़ेगा प्लीज बताइए। 18, कहने से इतने से प्रोविजन और बढ़ाना पड़ेगा। अब बात को अच्छे से समझो, एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू को पिक करना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा बच्चों को। कौन सी वैल्यू को पिक करना है, राइट। तो सबसे पहले ये 5000 की जगह कहने से 8000 हो गया अभी, लेकिन ये 8000 तो 6 साल बाद होने वाला है ना। मुझे आज की वैल्यू, आज की यहां तक। अब मैं ऊपर 1 ईयर पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं 4 साल पे बैठा हूं ऑलरेडी, राइट। तो 4th ईयर पे आपको यहां की वैल्यू लाने के लिए ये वैल्यू कितनी आई आपकी? 5041, लेकिन आपने तो प्रोविजन अब तक सिर्फ 3150 का बनाया। क्या प्रोविजन बनाना पड़ेगा? प्रोविजन एज ए क्रेडिट बैलेंस बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, और आप किसकी वैल्यू को एडजस्ट करोगे? एसेट की कॉस्ट को। तो आप क्या करोगे? 189 से आपका कॉस्ट बढ़ा दोगे। समझ में आ रहा है? 189 से आपका कॉस्ट बढ़ा दोगे। और अब मैं ईयर 4 के आगे वापस पूरा कर रहा हूं, कहने से ईयर 4 तक तो टेबल सेम चलेगा। मैं ईयर 5 से बात कर रहा हूं। ईयर 5 में आपका प्रोविजन कितना हो जाएगा? पहले जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। पीपीई टू प्रोविजन कितना? 1890.507। ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे आया, राइट। हमने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर किया। मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंस कैसे आया ये। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 मिलियन, तो कैसे निकाला हमने ये? 8000 डिवाइड बाय 1.08 टू द पावर 6। अब 6 साल डिस्काउंटिंग करेंगे, और ये आंसर आया कितना? 5041 आया ना, कितना? 357, बराबर है ये। माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में बैलेंस कितना था? 3150.85। तो कितना बढ़ गया बेटा? 1890.507, इतना बढ़ गया। कहने से दिस इज द डिफरेंस। इन शॉर्ट, इंक्रीज इन द प्रोविजन। इतना प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा आपको। समझ में आया सबको ये? देखो 4 साल तक तो नॉर्मल चल रहा था। 4 साल बाद आपने रियलाइज किया कि नहीं यार ये तो गलत हो गया अपने से। 8 लाख होगा, 8 मिलियन होगा। तो 8 मिलियन अगर होगा तो ये 6 साल बाद होने वाला है, तो 6 साल पहले की वैल्यू निकालो। मतलब अब तक प्रोविजन इतना हो जाना चाहिए था, राइट। लेकिन आपने प्रोविजन गलत बनाया, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोविजन को इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी यूज इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियर? अब इसके आगे आपका काम क्या रहेगा? मैं अभी फिर से अनवाइंडिंग का टेबल बना रहा हूं। ऑब्वियसली अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। ईयर 5 की बात कर रहा हूं। ईयर 5 कहने से ईयर 5 में आपका बैलेंस अब चेंज हो गया। अब कितना हो गया? 5041.357 आया समझ में? देखो अब यहां पे थे, आप 3150 पे थे, क्या आपने यहां पे इंक्रीज कर दिया प्रोविजन? कितना कर दिया? 5041। अब यहां से आगे आप वापस टेबल बनाओ अपना। ये ओपनिंग था, ये इंटरेस्ट था, और ये क्लोजिंग था। फिर से 8% लगेगा, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? बताओ 8%, सिर्फ एक साल का बता दो मुझे। 8% में कितना आएगा? 0.30, एंड सो ऑन। कहने से ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10, ईयर 10 में आपका आंसर 8000 आना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट?
ये बड़ा क्वेश्चन लेने का रीज़न ये था कि आपको पूरा कंसेप्ट समझे, कौन से ईयर में चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। अब मुझे बताओ, क्या इसका इम्पैक्ट आपके एसेट पे भी पड़ा? क्या आपने पीपीई को डेबिट किया? क्या पीपीई भी बढ़ेगा आपका 1890 से? यस। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ये टेबल तो हो गया, ऑब्वियसली ये टेबल आपको पूरा करना है। एंड देन व्हेन आई विल गो टू द एसेट नाउ, व्हेन आई विल गो टू द एसेट ईयर 5 में, ईयर 5 में, ठीक है। ईयर 4 में आपका बैलेंस कितना था? कहने से ईयर 5 में आने के लिए आपको प्लस 1890 करना पड़ेगा। 1890 पॉइंट कितना था? 507। ऐड करो और मुझे बताओ ईयर 5 में आपका ओपनिंग कितना आ रहा है? 63। समझ में आ रहा है? अब डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ कितनी बाकी है? 6 years। तो आप 6 से डिवाइड करोगे, कितना आ रहा है? 210, ओके, 1054.68 एंड देन कैरिंग अमाउंट एंड सो ऑन। क्या यहाँ से आगे वापस कर पाओगे? यस। तो जो चेंज हुआ वो क्या चेंज हुआ? कहने से ईयर 5 के दोनों के ओपनिंग बैलेंस चेंज हो गए। जो डिफरेंस था मैंने प्रोविजन और पीपीई के कॉस्ट में ऐड कर दिया। दिस वाज द पॉइंट। तो जो अगर कुछ रिवैल्यूएशन होता है, कुछ रीएस्टिमेशन होता है, तो आप चेंज कहां करोगे? जब रीएस्टिमेट करोगे तभी चेंज करोगे। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गया कंसेप्ट? इस पे ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली अब टाइम हो गया अपना आज का, तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी एक दो बेसिक क्वेश्चन है जो आप बहुत इजीली कर लोगे। ये तो एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशंस थे। ईयर 5 में क्या करना है समझ में आया, और आप वो ईयर 5 से ईयर 6, 7, 8, 9, 10 तक पूरा बनाना है, ठीक है। बेसिकली मुझे समझाना था आप ईयर 4 पे कौन सी वैल्यू को पिक करोगे, तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को पिक करोगे। दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। ओके, तो आपका आज का होमवर्क, वो गलती से ये 22 क्वेश्चन में 2021 है, ये 2211 हो गया है गलती से, ये 2221 हो गया है, तो ये 2021 है एक्चुअली में, ठीक है। और यस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क कर सकते हो 22। ठीक, तो बस वो दो बेसिक क्वेश्चंस आप करोगे 22 और 24, और हाँ, ये रिवैल्यूएशन है, ये मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। वो होने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट सेशन में अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे। आइडियली जो प्रैक्टिकल पार्ट है इंड एएस पे, ये पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा डीकमीशनिंग पे, राइट। और उसके आगे इतने प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा सिर्फ। तो आइडियली नेक्स्ट सेशन में आपका ये वाला इंड एएस खत्म हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस लिए, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको अभी, पक्का। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करना, उस पर टच छोड़ना नहीं, जो पहले क्वेश्चंस हो गए एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। स्टॉप करना।